नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 हेडलाइंस पर। आज की सबसे बड़ी 10 खबरें क्या है जो सबकी जुबान पर। भुवनेश्वर आगमन पर रोड शो में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिवसीय दौरे पर होंगे ओडिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को भुवनेश्वर पहुंचने पर भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे। वे 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगे, जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के साथ साथ भाजपा नेताओं और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष अधिकारी भी इस आयोजन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस जारी, बीजेपी ने बिहार फॉर्मूला को खारिज किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस्तीफा दे दिया, लेकिन सीएम पद पर संशय अभी बरकरार है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि बिहार मॉडल महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पार्टी का रुख मजबूत है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्यूआर कोड वाले नए पैन कार्ड मुफ्त में जारी करेगी। सरकार ने 1035 रुपए करोड़ की लागत से पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत टैक्स पेयर्स को क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड मुफ्त में मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जो डिजिटल इंडिया के विजन को बढ़ावा देगा और टैक्स पेयर्स के लिए सेवाओं को तेज और आसान बनाएगा। संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी, संविधान की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करने का प्रयास किया है और किसी भी अन्य शाखा के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया। इस दौरान उन्होंने भारत की प्रगति की सराहना की और 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं भारत के अगले T20 बैटिंग सेंसेशन। बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल मेगा ऑक्शन में $1,30,000 में खरीदा है। सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के खिलाफ 58 गेंदों पर शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी और युवा क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अब वह आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकती है 50 रुपए की कमी। 1 दिसंबर से घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव न हो, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए तक की गिरावट आ सकती है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सकती है। 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने आतंकवादी समूहों को दी कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर अपने संबोधन में 26/11 मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवादी संगठनों को भारत की सुरक्षा चुनौती देने पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन की भी सराहना की। संभल हिंसा। यूपी सरकार ने पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए, नुकसान की वसूली की योजना। यूपी सरकार ने संभल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का फैसला लिया है और पत्थरबाजों के पोस्टर प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगाने की योजना बनाई है। रविवार को मस्जिद के पास हिंसक झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सरकार ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया है और गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए इनाम भी घोषित कर सकती है। पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति, सेना इमरान समर्थकों का आमना सामना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीटीआई के कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो बौद्ध में हिंसक हो गया। इस हिंसा में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पीटीआई कार्यकर्ता सेना के साथ टकराव में शामिल हो गए थे, जबकि इमरान की पत्नी बुशरा भी इस घटना में शामिल हुई। इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम समझौता। जानिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2 महीने चले संघर्ष के बाद अमेरिका और फ्रांस द्वारा एक युद्ध विराम समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत
इसराइल को 60 दिनों के भीतर दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाओं की वापसी करनी होगी और हिजबुल्लाह को भी सीमा से हटने का आदेश दिया गया है। इस समझौते का उद्देश्य लेबनान में शांति स्थापित करना और गाजा में संभावित युद्ध विराम की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अब बिना देरी के बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि इस पर फैसला जल्द ही लिया जाएगा। आइए जानते हैं इस सियासी हलचल का ताजा अपडेट। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि तीनों पार्टियों के नेता मिलकर जल्द ही फैसला करेंगे। उन्होंने बताया, पहले मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, फिर मंत्रियों की सूची बनाई जाएगी। फडणवीस जल्द ही दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पूरी पार्टी चाहती है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हम बीजेपी के फैसले के साथ हैं और गठबंधन में कोई दरार नहीं होगी। महायुति ने 288 सीटों में से 234 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जल्द खत्म होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या महायुति कोई नया नाम सामने लाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहें। आपके अनुसार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। बांग्लादेश में इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से शांति और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। इस्कॉन बांग्लादेश ने एक बयान जारी कर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और सनातनी समुदाय पर हुए हमलों की कड़ी आलोचना की है। बयान में कहा गया है, हम चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और सनातनी समुदाय पर हो रही हिंसा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम सरकार से सभी समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जट के प्रवक्ता हैं, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। इस्कॉन ने उनकी नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार से 3 प्रमुख मांगे की है। हमलों के दोषियों को पहचानकर उन पर कार्रवाई हो, सनातनी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सभी समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इस्कॉन ने कहा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वे संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें और उनके समाज में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास और सनातनी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की मांग जोर पकड़ रही है। क्या सरकार इस मामले में न्याय और शांति सुनिश्चित करेगी? यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। नाटो ने रूस के करीब 2 अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमानों को तैनात कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं इस बढ़ते विवाद की पूरी कहानी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में नाटो ने अपना रुख साफ कर दिया है। 2 अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान रूस की हवाई सीमा के करीब पहुंचे, जिसे विशेषज्ञ नाटो की सीधी चेतावनी मान रहे हैं। नाटो प्रमुख ने यूरोप से कहा है कि रूस के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया ने रूस को हजारों सैनिक भेजकर समर्थन दिया, जबकि यूक्रेन ने अपनी पहली लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस घटनाक्रम के बीच जर्मनी ने अपनी सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं B-52 विमानों का यह मिशन नाटो की क्षेत्रीय रक्षा क्षमता को दर्शाने वाला बताया जा रहा है। एक सैन्य विशेषज्ञ के अनुसार यह मिशन स्पष्ट संदेश है कि नाटो किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। क्या यह घटनाक्रम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की ओर संकेत करता है? रूस और नाटो के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या नाटो और रूस के बीच तनाव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें।
महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री पद की खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे ने महायुति सरकार का संयोजक बनने और अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी है। चलिए जानते हैं इस राजनीतिक उठापटक की पूरी कहानी। शिंदे की नई मांग। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एकनाथ शिंदे ने महायुति सरकार का संयोजक बनने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे और कल्याण सांसद श्रीकांत शिंदे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग भी रखी है। बीजेपी का प्रस्ताव ठुकराया। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने शिंदे को केंद्रीय मंत्री या डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। बीजेपी अब तक शिंदे की इन मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है। महाराष्ट्र के नए सीएम का फैसला। बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को मुंबई भेजा है, जो 28 या 29 नवंबर को महायुति के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सीएम पद पर फैसला इसी सप्ताह लिया जाएगा। शिंदे गुट का बदला सुर। शिंदे गुट ने कहा है, हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, जो सीएम पद न मिलने पर गठबंधन छोड़ दें। महायुति का जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। महायुति की बड़ी जीत। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति ने 235 सीटें जीतीं। इसमें बीजेपी को 132, शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिलीं। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम पद पर सस्पेंस जारी है। क्या एकनाथ शिंदे की मांग मानी जाएगी या देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। केंद्र सरकार ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना कैसे देश के करीब 2 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में। योजना क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मकसद है देश भर में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को नवीनतम शोध पत्र और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक पहुंच देना। ये सुविधा पूरी तरह से डिजिटल होगी और इस्तेमाल में बेहद आसान होगी। कैसे काम करेगी ये योजना? उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं को इस योजना के तहत एकीकृत पोर्टल मिलेगा। इस पोर्टल से वे अपने अपने क्षेत्र की नवीनतम शोध सामग्री और जर्नल्स तक पहुंच बना सकेंगे। योजना की समीक्षा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NAF) द्वारा की जाएगी। फंडिंग और बजट। इस योजना के लिए सरकार ने 6,000 रुपए करोड़ का बजट तय किया है। यह फंड अगले 3 सालों तक 2007 तक उपलब्ध रहेगा। कौन होंगे लाभार्थी? करीब 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता। देश के 6,300 से ज्यादा संस्थान। योजना की देखरेख इन्फ्लिबनेट करेगी, जो यूजीसी का एक स्वायत्त केंद्र है। कौन कौन सी पब्लिकेशंस होंगी शामिल? 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की करीब 13,000 ई-जर्नल्स इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। यह योजना संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों के तहत लाई गई है। इस योजना से न केवल छात्रों और शिक्षकों को फायदा होगा, बल्कि देश में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र को भी नई ऊंचाई मिलेगी। क्या आप इस योजना को लेकर उत्साहित हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी ताजा तरीन खबर मिस न करें। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे और जुड़े रहें प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।